से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगा रोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं, इन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके अंदर समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस भावना का भी संचार करें, अच्छे संस्कार देने का काम करें, ताकि वो शिक्षित होने के साथ साथ अच्छे नागरिक के रूप में भी
अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित करें, जिसके बारे में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली जी ने शुरुआत में आप सबके मध्य कुछ बातें आप सबके लिए रखी थी। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी युवा नौजवान विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे, अब आने वाले समय में वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, उनकी भूमिका रोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने वाले की भी बने। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना भी लागू की है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुर सिखाने के साथ ही उन्हें उद्यमशील बनाने में हर तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं कि उनका कौशल बढ़े, उनको हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। साथियों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को भी लागू करने का काम किया है। राज्य के अंदर नई शिक्षा नीति लागू की है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक और प्रभावी बनाने पर लगातार कार्य कर रही है। आज प्रदेश के जितने भी हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके आधारभूत जितनी संरचनाएं हैं, उन पर अनेक प्रकार से, चाहे बिल्डिंगों का निर्माण करना हो या टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, उन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, एक एवं महिला छात्रावास और IT लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मेधावी जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रति माह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए भी अभी हमने यह भी निर्णय लिया है कि शोधार्थियों को भी प्रोत्साहन किया जाए और इसके लिए प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 5000 छात्रों के प्लेसमेंट का भी हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हमारे राज्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य है और इसके साथ ही बीते 14 अगस्त को ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ ट्यूनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी हमने समझौता किया है, जिसके तहत 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। इसी दिन इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालन के लिए भी हमने उनके साथ, इंफोसिस के साथ भी समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम देश को 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद ही हम इस प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे और इन सभी प्रयासों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था के प्रति भी हमारी सरकार निरंतर सचेत भी है और प्रयत्नशील भी है। इसी प्रयास की कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग के आज अध्याचित 455 पदों के सापेक्ष जुलाई माह में 68, फिर आज 72 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पत्र आज सौंपा जा रहा है, जिसमें आप सब शामिल हैं। ये हम सबके लिए भी आज बड़ा शुभ दिन है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए रखी है, देश के समक्ष प्रस्तुत की है, उसको साकार करने में आप सभी अपना योगदान देंगे। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार ही नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बहुत ही बेहतर आयाम देने का भी काम करती है, बेहतर बनाने का कार्य करती है। पहले आपने देखा होगा भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, उसमें नौकरियां दी जाती थी, जिसकी सिफारिश होती थी उसको नौकरी मिलती थी। आप थोड़े दिनों पहले की कल्पना करिए, कुछ साल पहले जाइए तो कितनी कठिनाई होती थी
लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर और मेरिट के आधार पर, जिसके आधार पर आप सबको मिली है, इसके मेरिट के आधार पर दी जा रही है। पहले भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव से नकल होती थी, युवाओं के साथ ही उनके परिवार के माता पिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाते। जिंदगी भर की अपनी कमाई लगाकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते थे, कोचिंग करवाते थे। घर में भले ही अपने संसाधनों में उनको कटौती करनी पड़े, अपने जीवन चर्या में कटौती करनी पड़े, लेकिन अपने बेटे और बेटी को पढ़ाते थे। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि छोटा छोटा काम करके, कोई दूध बेचकर, कोई सब्जी बेचकर, कोई छोटा दुकानदारी करके अपने बेटियों और बेटियों को पढ़ाते थे, उनकी तैयारी करवाते थे। लेकिन रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में उनका पूरी योग्यता। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी से बड़ी जानकारी बता रहे जहां उत्तराखंड का एक और लाल शहीद हुआ है। असम के मणिपुर में एक अभियान के दौरान उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ और शहीद जवान का पार्थिव शरीर ऋषिकेश पहुंच चुका है। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और टिहरी के देवप्रयाग निवासी थे शहीद हजारी चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख प्रकट किया है जवान के शहीद होने पर और सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। गहरा दुख प्रकट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और उत्तराखंड का एक और लाल असम के मणिपुर में शहीद हुआ। एक विशेष अभियान के तहत तैनाती जवान की गई थी और इसी दौरान दुखद खबर परिवार तक पहुंची। परिवारजनों में मातम पसरा हुआ है और ऋषिकेश पार्थिव शरीर जवान का पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया है और शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि असम में मां भारती की रक्षा करते हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग निवासी हजारी सिंह जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल हरीश रावत ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की सरकार आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही है, जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे, उस दौरान उन्होंने गैरसैंण को लेकर क्यों कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही ये भी कहा कि ढलती उम्र के चलते उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। के साथ जो धोखा हो रहा है पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है और सबसे बड़ा उदाहरण करने का है। बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी तोप में होगी, किसी गाल में होगी, किसी गधेरे में होगी। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज जो उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए।
और वहीं केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण मामले में सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया? तो वहीं इस पर कांग्रेस की ओर गरिमा दोसानी ने पलटवार किया है। पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्वर पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुधरी। जितने विभाग आपके पास हैं आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान है। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूं, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन छपी है कि केदारनाथ होगा स्वर्णमय, और गर्भगृह में जब सोने की परत चढ़ गई उसके बाद फोटो सेशन कराया अजेंद्र अजय ने अपना, और सब जगह उनके बयान लगे हैं। सारे रिनाउंड चैनल्स में उनके बयान चले हैं कि 228 किलो सोना दानीदाता ने दिया है। आप अपने ही बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान को कैसे झुठलाओगे? और आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से बनने वाले केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और मंदिर समिति ने इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। जय बाबा केदार। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना हुआ था, और हम सब की भावनाएं बिल्कुल आहत हुई थी, क्योंकि उनके द्वारा, ट्रस्टियों द्वारा कहा गया था कि श्री केदारनाथ धाम जो यात्री नहीं जा पाएगा उसकी पूजा बोराड़ी के दिल्ली में होगी। हम सब की भावनाओं को आहत पहुंचाया था, और उसका बहुत हम लोगों ने विरोध भी किया था, और विरोध करना भी जायज़ था। लेकिन मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमें उसी समय आश्वासन दे दिया था कि हम इसको ना नाम रखेंगे और ना स्वरूप रखेंगे। तो कल बोराड़ी में जो केदारधाम के नाम से जो ट्रस्ट था, उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकाली, और उसमें साफ लिखा गया ना तो धाम का नाम केदारनाथ का नाम रहेगा और ना ही यह केदारनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनके प्रति खास लगाव है, और इसको उन्होंने बार बार प्रूव भी किया है। जैसे पहले देवस्थानम बोर्ड को उन्होंने समाप्त किया तेल पुरोहितों और पंडा पुरोहितों की मांग पर। उसके बाद उन्होंने फिर से जो केदारनाथ का नाम से दिल्ली में ट्रस्ट द्वारा मंदिर बनाया जा रहा था, उस पर बड़ा कड़ा रुख लिया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित भी किया, और अब उनके रुख से केदारनाथ जो मंदिर ट्रस्ट था, उन्होंने मंदिर बनाने की जो अपनी पहल थी उसको समाप्त कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विशेष भूमिका रही है, और उनके कड़े रुख के कारण ही मंदिर प्रबंधन को अपने पांव वापस। और देखिए, इसी मामले में कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने भी सीएम धामी के प्रयास को सराहा है। उन्होंने सीएम धामी ने 3 काम और करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर के नाम पर मिला दान बीकेटीसी को सौंपा जाए, केदारनाथ शिला को वापस केदारनाथ में ससम्मान वापस लाया जाए, साथ ही दिल्ली की जमीन भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के नाम कर दी जाए। ये 3 सुझाव दिए हैं कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। सब लोगों की जीत है जो वहां पर केदारनाथ धाम मंदिर बनने से, संस्था बनने से, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां जाकर उस कार्यक्रम में शिरकत करने से और उसका प्रचार प्रसार करने से आहत थे। ये उन सब लोगों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अच्छी बात है कि आपका प्रभाव है, और आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है। निश्चित रूप में आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके जो ये डिसॉल्व करने का पत्र ये जारी हुआ है, ये आपके प्रभाव के बिना नहीं हो सकता। ये आपका प्रभाव है, और मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, उत्तराखंड की ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब 3 काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये 3 काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है, और ये 3 काम है। नंबर 1 कि केदारनाथ धाम
नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए। नंबर 2 और नंबर 3 कि जो भी वो जमीन केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में है, वह जमीन वह भूमि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित हो, उनके नाम दर्ज हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नाम वो जमीन दर्ज हो। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं। और चूंकि आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, तो हमारी ये ताकत, उत्तराखंड की ये ताकत जो आपके प्रभाव के रूप में आप में निहित है, ये इसके काम आए और आप जल्दी से इस काम को भी करिएगा, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और ये भी जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये पूर्ण रूप से इसका सॉल्यूशन निकल गया, इस मामले का हल निकल गया। संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। नवीन, पहले भी ये मामला कई बार तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने ही कई आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, और अब फिर से 3 सुझाव दिए हैं सीएम धामी को। जी दिशा निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में चारधाम जो केदारनाथ मंदिर वहाँ दिल्ली में बनाया जा रहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख के बाद उसका जो काम है उसके निर्माण जो है वो उसे रोक दिया गया। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उन्होंने पत्र लिखा और उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों की और महापंचायतों की बात सुनी और पत्र लिखा उन्होंने तीर्थ पुरोहितों ने आभार जताया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात देखने में सामने आ रही है। और साथ ही जो ट्रस्ट का जो निर्माण कार्य हो रहा था उसे भी अब रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मंदिर के निर्माण का जो फैसला जो वापस लिया गया है उसमें जो तीर्थ पुरोहित है, सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, उन्होंने सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। नवीन, कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने यहाँ पर सीएम धामी को 3 सुझाव दिए हैं कि अब दिल्ली में मंदिर नहीं बन रहा है तो इन 3 सुझावों को फॉलो किया जाए। तो इसके बाद क्या अभी बीजेपी की तरफ से या सीएम धामी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? देखिए निश्चित तौर पर अगर तीर्थ पुरोहितों की बात की जाए, मैं तीर्थ पुरोहितों पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो पंडा पुरोहित है, उत्तराखंड के पंडा पुरोहित है, जो चारधाम के तीर्थ पुरोहित है, उन्होंने साफ तौर पर आभार जताते हुए कहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला है कि जो तमाम जो दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बनाने का काम किया जा रहा था उसे रोकने का काम किया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यह काम रोका गया। और इसके साथ ही अभी तक जो बीजेपी की तरफ से हालांकि इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तमाम जो चीजें हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने आभार जताया, जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने भी आभार जताया। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व है कि जो बुराई में का काम चल रहा था उसे रोकने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों में जो खुशी का माहौल व्याप्त है, तमाम जो व्यापारिक संगठन है उनमें भी खुशी का माहौल व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये भी बता दूं कि कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है जिसमें उत्तराखंड के मंदिरों के नाम पर किसी भी देश में कोई अन्य मंदिर नहीं स्थापित किया जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धता कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कड़ा फैसला हुआ है कि अब जो उत्तराखंड के तमाम जो मंदिर है उसके नाम से कहीं और मंदिर नहीं स्थापित किए जाएंगे। जी बिल्कुल नवीन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।